हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस क्लासरूम। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्लड के बारे में। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हिंदी पढ़ा दीजिए, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ा दीजिए, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा दीजिए। जैसे एक आपको स्टोरी सुनाते हैं। एक फादर अपने बेटे के साथ जो है मार्केट जाता है एक घोड़ा खरीदने के लिए, और मार्केट से घोड़ा लेकर के वापस रास्ते में अपने घर के लिए जा रहे होते हैं। तो रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं और बोलते हैं कैसे लोग हैं, घोड़ा लेकर के आए हैं फिर भी पैदल चल रहे हैं। इस तरीके से बोला। तो थोड़ा आगे चलने के बाद दोनों लोग जो अपना जो पिता है वो अपने बेटे को क्या करता है, घोड़े के ऊपर बिठा देता है। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर कुछ लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि कैसे लोग हैं, बेटा जो है घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और वो पैदल चल रहा है, बाप पैदल चल रहा है। थोड़ा आगे चलने के बाद क्या करते हैं, दोनों ही घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर लोग आते हैं रास्ते में, फिर बोलते हैं कि कैसे लोग हैं दुनिया में, बेजुबान के ऊपर कैसे दोनों लोग बैठ गए हैं। बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, उसके बाद भी दोनों लोग उसके ऊपर सवार हो गए हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, दोनों लोग क्या करते हैं, घोड़े से उतर जाते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर रास्ते में फिर लोग मिलते हैं, फिर बोलते हैं कैसे लोग हैं, घोड़ा लेकर के आए हैं उसके बाद भी पैदल चल रहे हैं। यही सिस्टम रहता है कि कितना भी आप कर लीजिए लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ऐसे ही आपका टीचर जो है क्लास के अंदर आता है, आपको पढ़ाता है, डिफरेंट टाइप से पढ़ाता है, अलग अलग टीचर आते हैं, अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। कोई टीचर कुछ बोलेगा, कोई टीचर कुछ बोलेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है आपको पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो चीज जिस चीज के लिए बनी हुई है या जिस काम के लिए जो चीज बनी हुई है उसको वो काम करना चाहिए। इसका मतलब दोनों को घोड़े पर बैठ के आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक गधे को बोला जाए कि तो दूल्हे को बिठा करके शादी में चला जाए, तो नहीं जा सकता है ना, क्योंकि घोड़ा किस लिए बना हुआ है, वजन ढोने के लिए बना हुआ है। या घोड़े को बोला जाए कि तू भोजन लेकर के जाना है आपको, तो वो नहीं जाया जाता है क्योंकि वो स्पेशल चीजों के लिए बना होता है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में नहीं मिल पाता है, तो जो भी सारी चीजें हैं, जितना भी आपकी लाइफ में मिलता है वो आप अपने तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा। अगर लाइफ के अंदर अगर आप दूसरे लोगों की ज्यादा सुनते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन सारी चीजों को, घोड़े गधों को छोड़िए। यहाँ पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड के अंदर हम क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं। ब्लड के अंदर जो की पॉइंट्स है, यानी क्या क्या पॉइंट आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे डेफिनेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, मतलब ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड, मेन फंक्शन क्या क्या रहते हैं ब्लड के, वो डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ब्लड वेसल्स, कितने टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस मीन्स ब्लड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कौन सी प्लेसेस पे होता है, ये हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। हीमोस्टैसिस मीन्स ब्लड कोएगुलेशन का प्रोसेस किस तरीके से रहता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट डिस्कशन करेंगे ब्लड ग्रुप्स एंड टाइप्स। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की डेफिनेशन में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ब्लड क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, क्योंकि ब्लड का फॉर्मेशन जो है बोन मैरो से होता है, और बोन मैरो आपका बोन के अंदर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन के अंदर जो एपिफाइसिस डाइफाइसिस रहता है, तो एपिफाइसिस के अंदर आपका रेड बोन मैरो रहता है, और डाइफाइसिस के अंदर आपका येलो बोन मैरो होता है। तो एपिफाइसिस का जो पार्ट है जिसके अंदर आपका रेड बोन मैरो है, वहां से आपका स्टेम सेल के द्वारा डिफरेंट टाइप की आपकी बॉडी की सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो आपका बोन है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है,
ऐसे ही आपका जो लिक्विड पोर्शन है, ये आपका ब्लड है, ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। तो ब्लड का डेफिनेशन क्या है? ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट थ्रू द बॉडीज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, delivering oxygen, nutrients and hormones and removing the waste product। ये क्या है? आपका फंक्शन। ब्लड का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन डिलीवर करना, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना, न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करना, हार्मोन्स डिलीवर करना, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स, एंजाइम्स, मेडिसिन डिलीवर करना टू द टारगेटेड ऑर्गन्स, एंड जो बॉडी की सेल्स जो डिफरेंट टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करती हैं उसको वापस बॉडी से रिमूव करना है। ये आपके ब्लड के मेनली फंक्शन होते हैं जो हम लेटर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन और कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं जो एक ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। ब्लड के अंदर दो पोर्शन होते हैं, नंबर 1 प्लाज्मा एंड नंबर 2 ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55%, जो लिक्विड पोर्शन जितना भी होता है ब्लड का वो आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ब्लड के अंदर दो सेक्शन, नंबर 1 लिक्विड पोर्शन जो प्लाज्मा कहते हैं, और ब्लड सेल्स जो आपकी 45% होती है। प्लाज्मा 55 एंड ब्लड सेल्स 45। अब इस प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं और डिफरेंट टाइप के आपके क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। इस प्लाज्मा के अंदर से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाए, मींस ब्लड सेल्स आपने रिमूव कर दिया, उसके बाद प्लाज्मा के अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर्स जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनको अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये लिक्विड पोर्शन क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। तो इस तरीके से पोर्शन होता है आपका प्लाज्मा 55% एंड ब्लड सेल्स 45%। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पोर्शन आता है? प्लाज्मा के अंदर आपका वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन एंड अदर सॉल्यूट्स। वाटर का पोर्शन जो है 90 to 92% होता है, प्लाज्मा 7 to 8%। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, ये आपकी प्रोटीन्स हैं जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। अदर सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या है आपकी? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजन। एंड अदर सॉलिड मॉलिक्यूल्स 1 to 2% होते हैं, जिसके अंदर क्या आता है आपका? इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। न्यूट्रिएंट्स जो आप डिफरेंट टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये सब आपके न्यूट्रिएंट्स। हार्मोन्स जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो डिफरेंट टाइप के आपके हार्मोन रिलीज करती हैं वो भी आपके ब्लड के अंदर। एंड गैसेस के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो आपकी डिफरेंट टाइप बॉडी सेल्स जो है रिलीज करती हैं, ये सभी आपके अदर सॉल्यूट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आपका ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या आता है? ब्लड सेल्स के अंदर आपका 3 टाइप की सेल आती हैं, एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट्स अगेन डिवाइड होती है आपका ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मींस इन सेल्स के अंदर क्या होगा? ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अग्रेनुलोसाइट्स के अंदर क्या होता है? ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर क्या आता है? न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एंड अग्रेनुलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स अगेन डिवाइड होता है 2 पोर्शन के अंदर, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है? इनका जो मैच्योरेशन होता है, टी लिम्फोसाइट मतलब थाइमस ग्लैंड के अंदर जो लिम्फोसाइट्स का मैच्योर या फॉर्मेशन होगा वो आपका टी लिम्फोसाइट्स कहलाती है। और बी लिम्फोसाइट्स का मतलब जो बोन मैरो में मैच्योर होकर के आती हैं वो आपकी बी लिम्फोसाइट्स कहलाती है। तो इस तरीके से आपका ब्लड कंपोनेंट्स होता है, यानी ब्लड का कंपोजिशन होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स के अंदर प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जैसे अभी हमने डिस्कशन किया, प्लाज्मा 55% जो आपका लिक्विड पोर्शन होता है, एंड ब्लड सेल्स 45% जो आपका सॉलिड पोर्शन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्लाज्मा 55%, रेड ब्लड सेल्स
41% एंड WBC 4%। यानी ब्लड सेल्स के अंदर अगर डिवीजन देखा जाए तो रेड ब्लड सेल्स 41% होती है, यानी मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स रहेगा वो आपका आरबीसी का होता है। प्लेटलेट्स एंड WBC आपकी 4% में होती है। जैसे मान लीजिए आप पेशेंट की बॉडी से एक सैंपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ब्लड सैंपल आपने लिया, तो यहाँ पर बॉटम पार्ट में आपका ब्लड सेल्स क्या है, आपका क्लॉट हो गया, और सबसे जो टॉप में रहेगा ये आपका प्लाज्मा आ जाएगा। प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स के बीच में जो पोर्शन आएगा दैट इज प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, यानी प्लेटलेट्स और WBC आपका प्लाज्मा और आरबीसी के सेंटर में आ जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं येलो कलर का आपका क्या है, प्लाज्मा 55% ऑफ द टोटल बॉडी ब्लड। बफी कॉट यानी ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स होती हैं लेस देन 1% ऑफ टोटल ब्लड, एंड इरिथ्रोसाइट्स आपका 45% ऑफ टोटल ब्लड। यहाँ पे आप कंपोजिशन देख पा रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा वाटर 90%, प्लाज्मा प्रोटीन 6 to 8% एंड इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम एंड क्लोराइड 1%। अदर कंपोनेंट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स एग्जांपल ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। हार्मोन्स के अंदर कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, डिफरेंट टाइप की आपकी हार्मोन होते हैं, डिफरेंट टाइप की आपकी ग्लैंड्स जो है सीक्रेट करती हैं। वेस्ट के अंदर यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड्स है, डिफरेंट टाइप के यूरिक एसिड है। ब्लड गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इस तरीके से प्लाज्मा का डिवीजन होता है। नेक्स्ट डिवीजन देखें आपका ब्लड सेल्स का, तो ब्लड सेल्स के अंदर आपकी 3 टाइप की सेल्स आती हैं। नंबर 1 रेड ब्लड सेल्स, नंबर 2 व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स, एंड व्हाइट ब्लड सेल्स का ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। मेन आरबीसी का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। WBC डिफेंस, यानी डिफेंस का काम करती है, बॉडी डिफेंस यानी अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज होती है। एंड प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन वर्क करती है। परसेंटेज क्या होता है, आरबीसी 4.5 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर होती है। WBC 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर होती है, एंड प्लेटलेट्स 1.5 to 4 लाख पर माइक्रोलीटर होती है। यानी आपका ये रेंज है जो हम लेटर डिस्कशन करेंगे डिटेल के अंदर। यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका रेड ब्लड सेल्स, ये आपका प्लेटलेट्स। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर आपका ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड ओसिनोफिल्स। ई इसके अंदर साइलेंट होता है। नेक्स्ट आपका एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के अंदर अगेन डिवीजन होता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स मैच्योरेशन होती है बोन मैरो के अंदर, एंड टी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है थाइमस ग्लैंड के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इट इज फॉर्म इन द बाइकॉन्केव और नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क। नॉन न्यूक्लिएटेड मीन्स आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन जब ये मैच्योर होती हैं, जब ये इमेच्योर होती है तब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ये वर्किंग कंडीशन में आती है, जब बॉडी के लिए फंक्शन करने लग जाती है, तो इनका न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। तो ये आपका नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क होती है। इट मीन्स इसका सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी ये अपना डिवीजन नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ द एब्सेंट ऑफ द न्यूक्लियस। बाइकॉन्केव शेप का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पेरिफेरल रीजन जो रहता है इसका डायमीटर हाई होता है, और सेंटर से ये क्या होती है, थिन होती है। तो ये बाइकॉन्केव शेप में आपका प्रेजेंट होता है। इसका डायमीटर आप देख पा रहे हैं, जो थिकनेस है वो आपका 2.0 माइक्रोमीटर होता है, और आपका लेंथ है यानी डायमीटर कितना है आपका 7.5 माइक्रोमीटर आपका लेंथ होता है एक आरबीसी का। फंक्शन क्या है आपका, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू यूजिंग हीमोग्लोबिन एंड रिटर्न द कार्बन डाइऑक्साइड्स। लाइफ स्पान यानी एक आरबीसी फॉर्मेशन होने के बाद कितने टाइम के लिए
सर्वाइव करती है 120 डेज, यानी 4 मंथ के लिए आपका एक आरबीसी का लाइफ स्पान होता है। इन द केस डिजीज कंडीशन इसका लाइफ स्पान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आरबीसी के स्ट्रक्चर में देखें तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये आपके बीटा चेन्स है, ये आपका हीमोग्लोबिन है, ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, ये आपका आयरन है, ये आपका अल्फा चेन्स है। तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप के अल्फा चेन्स, बीटा चेन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपका आरबीसी के अंदर। फॉर्मेशन की बात करें तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो के अंदर। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका क्या है, फीमर का स्ट्रक्चर, यानी लॉन्ग बोन और फ्लैट बोन के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी रेड बोन मैरो पाया जाता है और वहां पर इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये एग्जांपल ले रहे हैं हम आपका फीमर का। जैसे मान लीजिए ये फीमर है, फीमर का 2 पार्ट है, ये आपका एपिफाइसिस, ये आपका डाइफाइसिस, अगेन आपका एपिफाइसिस। तो एपिफाइसिस के पोर्शन के अंदर रेड बोन मैरो होता है और डाइफाइसिस पोर्शन के अंदर आपका येलो बोन मैरो यानी फैटी पोर्शन होता है। इस रेड बोन मैरो के अंदर स्पंजी बोन होता है, यानी स्पंजी बोन यानी स्पेस जिसके अंदर आपका ब्लड स्टेम सेल्स होती है। ब्लड स्टेम सेल्स आपकी बॉडी के डिफरेंट टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ब्लड स्टेम सेल्स, जिसे हम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के नाम से भी जानते हैं। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है आपका ब्लड स्टेन के द्वारा, यानी ये आपका पोर्शन जो ये दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, रेड बोन मैरो है। यहां से आपका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो आर्टरी एंड वेन्स आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर सर्कुलेट होकर के आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। लेकिन डिस्ट्रक्शन आपका कहाँ पे होता है, यानी एक 120 डेज कंप्लीट होने के बाद इनका डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होगा, स्प्लीन के अंदर, लीवर के अंदर एंड बोन मैरो के अंदर। तो 3 प्लेसेस है जहां पर आरबीसी जो है डेड होता है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें। हीमोग्लोबिन क्या है आपका, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट दैट गिव द रेड कलर, यानी ब्लड का जो रेड कलर होता है वो आपके हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है, अल्फा 1, अल्फा 2, ये आपका प्रोटीन का चेन है जिसके अंदर अल्फा 1 प्रोटीन चेन, अल्फा 2 प्रोटीन चेन, बीटा 1 प्रोटीन चेन एंड बीटा 2 प्रोटीन चेन, यानी 4 प्रोटीन चेन इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद 4 आयरन मॉलिक्यूल्स, ये आपका आयरन, ये आपका आयरन, ये आपका आयरन, यानी 4 आयरन मॉलिक्यूल्स एंड 4 प्रोटीन चेन्स, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ये मिलकर के आपका एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स फॉर्म करती हैं। इसलिए जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जाता है और हीमो ऑक्सीजन यानी हीमो ऑक्सीजन जो बनता है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल्स बनता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है बिकॉज ऑफ द 4 प्रोटीन चेन्स और 4 आयरन मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी क्या है आपका, अभी जैसे हमने डिस्कशन किया, ये डिफेंस यानी इम्यून सिस्टम में वर्क करती है। जो भी आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जनरेट होते हैं उनको ही डेड करती है। 2 फॉर्म होते हैं इसके अंदर, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या होते हैं, ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। अग्रेनुलोसाइट्स के अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे आपका न्यूट्रोफिल, ये आप देख पा रहे हैं, न्यूट्रोफिल 60 to 70% प्रेजेंट होता है, ओसिनोफिल 2 to 4% प्रेजेंट होता है एंड बेसोफिल 0.5 to 1% प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल वर्क करता है फर्स्ट रेस्पोंडर टू द इन्फेक्शन एंड पैगोसाइटोसिस। जैसे आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट होगा या बैक्टीरिया वायरस इंटर करेगा, सबसे पहले जो रेस्पॉन्स करेगा आपका न्यूट्रोफिल रेस्पॉन्स करता है एंड फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, एंगल्फिंग द बैक्टीरिया, यानी जो भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंटर किया है ये सेल क्या करती है, उसको इंगल्फ करती है, सॉलो करती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है बाय द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ
chemicals, different types of enzymes. Eosinophil fight with the parasites and allergy response. जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो एलर्जी होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका ओसिनोफिल्स। यानी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अगर मेडिसिन है या कोई भी एक्टिविटी है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप का एलर्जन आ रहा है, तो उस केसेस में आपकी जो एक्टिवेट होती है वो आपकी ओसिनोफिल वर्क करती है। एंड बेसोफिल्स क्या करती हैं? रिलीज हिस्टामीन्स एंड हेपेरिन। हिस्टामीन्स आपका रिलीज करती हैं जो आपकी इन्फ्लामेशन क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है। यानी आपकी बॉडी के अंदर डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन जनरेट करने के लिए हेल्प करती है बेसोफिल्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर जो ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनके अंदर आपका लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का वर्क क्या है? आपका डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना है। इसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स सेल होती है। मोनोसाइट्स क्या होती हैं? बिकम मैक्रोफेजेस एंड फैगोसाइटिक ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। यानी मोनोसाइट्स आपकी चेंज हो जाती हैं मैक्रोफेजेस सेल के अंदर और उसके बाद फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती हैं। न्यूट्रोफिल्स भी प्रोसेस करती हैं एंड फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस भी मोनोसाइट्स के द्वारा की जाती है, जो कि लार्ज पार्टिकल जो होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से आपके WBC सेल्स होती हैं जो मेनली आपके इंफेक्शन और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्प करती है। लास्ट है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक ही काम है, आपका बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस होती है उसमें ही हेल्प करती है। सबसे पहले आपका जो स्ट्रक्चर है ये स्मॉल डिस्क शेप सेल फ्रेगमेंट होते हैं और इनके अंदर भी आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और इनका जो शेप होता है ये फ्रेगमेंट के रूप में होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट इनका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। ओरिजिन कहाँ से होता है? फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स इन द बोन मैरो। यानी सभी आपकी ब्लड सेल्स जो होती है फॉर्मेशन आपका मेनली आपका रेड बोन मैरो के अंदर होता है। डिफरेंट प्लेसेस भी होते हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे। नंबर ऑफ काउंट कितना है आपका? 1.524 lakhs पर माइक्रोलीटर। यानी ये जो भी वैल्यू हम आपको बता रहे हैं ये सब आपका एक एडल्ट का वैल्यू है। फंक्शंस क्या है? हेल्प इन द ब्लड कोएगुलेशन, इट मींस हीमोस्टैसिस। लाइफ स्पैन क्या है आपका? 8 to 10 डेज। यानी प्लेटलेट्स आपका 8 to 10 डेज के अंदर डेड हो जाती है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। यानी ब्लड के मेन फंक्शंस क्या है? नंबर 1, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन आपके डिफरेंट टारगेट सेल्स के लिए ट्रांसपोर्ट होती हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ टारगेट ऑर्गन से आपके बॉडी से बाहर एलिमिनेट होती हैं। नेक्स्ट, रेगुलेशन, जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर, पीएच बैलेंस एंड फ्लूइड बैलेंस आल्सो मेंटेन बाय द ब्लड। Next is the protection, immune, WBCs and antibodies and clottings like platelets and fibrinogen help in the blood clotting. इस तरीके से आपके जो ब्लड के मेन फंक्शन है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? आपकी डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड जो है फ्लो करता है। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी टुगेदर विद द हार्ट। दे फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। इसके अंदर आपका चाहे आर्टरी है चाहे वेन्स है, दोनों का स्ट्रक्चर आपका सेम रहता है। इसके अंदर आपके 3 लेयर हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले ये आपका स्पेस जो रहता है जहां पर ब्लड फ्लो करता है जिसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमन। ल्यूमन के एक ऊपर एक थिन लेयर होती है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी 3 लेयर एडेयर होती है। नंबर 1 जो इनर साइड में है, ट्यूनिका इंटिमा। मिडिल के अंदर ट्यूनिका मीडिया एंड आउटर ट्यूनिका एक्सटर्ना। यह नाम से आपको पता चल रहा है, इंटिमा मीन्स इनर साइड, मीडिया मीन्स मिडिल साइड एंड एक्सटर्ना मीन्स आउटसाइड। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर आपका आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज होते हैं।
आर्टरीज का फंक्शन क्या है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यूज एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरीज। यानी जो भी आर्टरीज होती हैं, यानी बहुत कंफ्यूजन होता है आर्टरी वेन्स के अंदर। तो आर्टरीज का मीन्स होता है जो भी आपका ब्लड है वो हार्ट से आपके आउटसाइड द हार्ट जाता है, वो आपका आर्टरीज के द्वारा जाएगा। चाहे वो आपका पल्मोनरी आर्टरी है, चाहे आपका अयोटा है, या आपका कोई भी आर्टरी है। आर्टरी मीन्स क्या होता है? आपका ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द आउटसाइड ऑफ द हार्ट। हार्ट से आपका चाहे बॉडी के लिए जा रहा है, चाहे आपका लंग्स के लिए जा रहा है, वो आपका आर्टरीज के द्वारा जाता है। अगर हार्ट से आपका ब्लड लंग्स के लिए जा रहा है तो आपका पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा जाएगा। और बाकी का पूरा आपके बॉडी में जो भी सर्कुलेशन हो रहा है, आपका ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका आर्टरीज के द्वारा जाता है। इट मीन्स ब्लड का फ्लो डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम द हार्ट। जो भी हार्ट से अवे जाएगा, यानी हार्ट से दूर जाएगा, वो आपका ब्लड आर्टरीज के द्वारा जाएगा। स्पेशल फीचर्स क्या है आर्टरीज का? थिक, यानी ये थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, एंड मस्कुलर वॉल्स टू विदस्टैंड हाई प्रेशर एंड लो वॉल्व्स। इट मीन्स क्या होता है? वेन्स की बात करें तो आर्टरी जो है थिक होती हैं, और वेन्स जो है थिन होती हैं, और कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं। स्पेशल फीचर में ये इलास्टिक होती हैं, मस्कुलर वॉल होता है, और हाई प्रेशर को ये टॉलरेट कर सकते हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर जो रहता है, तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो आपके आर्टरीज के अंदर होता है, और वेन्स के अंदर डायस्टोलिक प्रेशर होता है जो कि आर्टरीज से प्रेशर कम होता है। इसके अंदर कोई वल्व नहीं होता है। वल्व का मतलब आर्टरी के अंदर कोई वल्व नहीं होता है, जबकि वेन्स के अंदर वल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हम लेटर स्लाइड में आपको बताएंगे किस तरीके से वल्व होते हैं। वेन्स का फंक्शन क्या है? टुवर्ड द हार्ट। जो भी आपका ब्लड है आउटसाइड द ब्लड, अगर आपके हार्ट के लिए जा रहा है, वो आपका वेन्स के थ्रू जाएगा। देन कैपिलरीज का फंक्शन क्या है? कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये कैपिलरीज आपके टिश्यू वाले प्लेसेस पे आपको मिलेगा, यानी कनेक्ट द आर्टरीज एंड वेन्स, द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स आपका फ्लो ऑफ ब्लड रहेगा, और जो स्पेशल फीचर है ये सबसे ज्यादा थिन होती है। जैसे आपका टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स में ये आपका हेल्दी वेन है, जिसके अंदर क्या होता है? वल्व होता है। इस तरीके से आपके वेन्स के अंदर वल्व प्रेजेंट होते हैं। तो वल्व का फंक्शन क्या है? फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। जो भी आपका ब्लड फ्लो होगा वो एक सिंगल डायरेक्शन होगा। ये ब्लड आपका बैक फ्लो नहीं होगा, और ये क्या होगा? वल्व आपका क्लोज हो जाएगा। लेकिन आर्टरीज के अंदर कोई वल्व प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, हार्ट बीट जैसे ही होता है ब्लड आपका आगे मूव करता है, लेकिन बैक फ्लो नहीं करता है। तो ये इसके अंदर हाई प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से ये बैक फ्लो नहीं करता है। प्लस वेन के अंदर बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड, इसलिए बीच में क्या होते हैं? वल्व प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर 3 लेयर होती है, जो हमने अभी डिस्कशन किया। ट्यूनिका इंटिमा इनर लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर, एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर लेयर। ट्यूनिका इंटिमा जो इनर लेयर है, यानी यहाँ आपका ल्यूमन, ल्यूमन के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो फर्स्ट लेयर है आपका ट्यूनिका इंटिमा, इट इज मेड बाय एंडोथेलियम लेयर्स। यानी सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम लेयर से मिलकर बनी होती है, और सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये आपके ल्यूमन के पास होता है, यानी जिसे हम एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लेयर होता है, जो आपका सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। फंक्शन क्या है इसका? प्रोवाइड ए स्मूथ सरफेस फॉर द ब्लड फ्लो। मिडिल लेयर है आपका ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया इट मीन्स मेड बाय द स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू। ये जो ट्यूनिका मीडिया है ये आपका बनेगा आपका स्मूथ मसल से और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बना होता है। फंक्शन क्या है इसका? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन। जैसे आपका बहुत सारी मेडिसिन आप लेते हैं जिसकी वजह से आपका वैसो डायलेशन होता है, स्पेशली इन द केस ऑफ द ब्लड प्रेशर, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है। तो वैसो डायलेशन और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किस लेयर के अंदर होता है? आपका ट्यूनिका मीडिया के अंदर।
एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना जो आउटर लेयर है मेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्ट द वेसल्स, यानी जो भी आपका वेसल्स है, आर्टरी है या वेन्स है, उसका प्रोटेक्शन जो होता है वो आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना के द्वारा किया जाता है। ट्यूनिका इंटरना जो आपके स्मूथ मसल्स है, जो आपका एंडोथेलियल लेयर है, वो आपकी स्मूथ ब्लड फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ट्यूनिका मीडिया जो लेयर है यानी मिडिल लेयर है, वो आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट डिस्कशन करें टाइप्स ऑफ आर्टरीज के बारे में। तो टाइप्स ऑफ आर्टरीज के अंदर भी आपके 3 आर्टरीज डिवाइड होती हैं। नंबर 1 इलास्टिक आर्टरीज, मस्कुलर आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स। यानी सबसे पहले हमने ब्लड वेसल्स देखा, तो ब्लड वेसल्स डिवाइड हुआ आपका आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज अगेन डिवाइड हो रही है आपकी इलास्टिक आर्टरीज के अंदर, मस्कुलर आर्टरीज के अंदर एंड आर्टरियोल्स के अंदर। इलास्टिक आर्टरी एग्जांपल अयोटा, जैसे अयोटा रहता है जहां पर हार्ट से जो सबसे पहले ब्लड फ्लो होता है आपका अयोटा के अंदर होता है। तो अयोटा जो आर्टरी होती है वो आपकी इलास्टिक आर्टरी होती है। कंटेन मोर इलास्टिक टिश्यू, स्ट्रेच ड्यूरिंग द सिस्टोल एंड रिकॉइल ड्यूरिंग द डायस्टोल। यानी स्ट्रेचिंग होता है एंड रिकॉइलिंग होता है ड्यूरिंग द सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मींस जब आपका हार्ट कंप्रेस करता है, जब आपका हार्ट बीट करता है, कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल होता है, तब आपका सिस्टोलिक प्रेशर जनरेट होता है और उसके बाद आपका डायस्टोलिक प्रेशर जनरेट होता है। जैसे इलास्टिक आर्टरीज की स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये आपका लेयर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटिमा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस लेयर के अंदर यानी ट्यूनिका मीडिया के अंदर आप देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप के आपके इलास्टिन फाइबर्स रहते हैं और इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मस्कुलर के अंदर आपके इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अंदर आपके 3 लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटिमा, बट देयर इज नो प्रेजेंट ऑफ द इलास्टिन फाइबर्स। इसकी वजह से क्या होता है, इलास्टिक आर्टरी जो है आपकी सिस्टोलिक के अंदर, डायस्टोलिक के अंदर आपकी रिकॉइल होती हैं और स्ट्रेच होती हैं। मस्कुलर आर्टरी एग्जांपल क्या है, रेडियल आर्टरी, यानी आपका एट्रियोल्स को छोड़ के और अयोटा को क्विट कर दिया जाए तो बाकी की जितने भी आर्टरीज होंगे वो आपकी मस्कुलर आर्टरीज होती हैं। और आर्टरियोल्स क्या होती हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरीज होती हैं, कंट्रोल ब्लड फ्लो इनटू द कैपिलरीज। जो आपके टिश्यू के पास जो कैपिलरीज होती हैं वहां पर जो ब्लड फ्लो करती हैं दैट इज द आर्टरियोल्स। नेक्स्ट डिस्कशन करें टाइप्स ऑफ वेन्स। टाइप्स ऑफ वेन्स भी आपके 3 में डिवाइड होती हैं। नंबर 1 वेनुलेस, नंबर 2 मीडियम एंड लार्ज वेन्स एंड नंबर 3 सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा जो हार्ट के लिए ब्लड रिटर्न करती है। उसके बाद मीडियम एंड लार्ज वेन्स जो आपके थ्रू आउट द बॉडी ब्लड फ्लो होता है एंड वेनुस कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज। जैसे मान लीजिए ये आपका स्ट्रक्चर है कैपिलरीज का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैपिलरीज के बाद सबसे पहले जो फॉर्म हो रहा है दैट इज द वेनुलेस। वेनुलेस कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज। ये कैपिलरीज है, कैपिलरी से ब्लड सबसे पहले कलेक्ट कहाँ होगा, वेनुलेस के अंदर। उसके बाद कलेक्ट कहाँ होगा, वेन्स के अंदर। ये वेन्स आगे जाकर के आपकी मीडियम और लार्ज वेन बनाती है और सबसे लार्ज वेन जो आपकी सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा होती है जो डायरेक्टली हार्ट से कनेक्ट होती है और ब्लड आपका रिटर्न सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर कलेक्ट होता है। तो इस तरीके से आपका ब्लड वेन्स भी आपका 3 टाइप से होता है। नेक्स्ट कंपैरिजन करें आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, ये थिक होता है, ये थिन होता है, वेरी थिन होता है। तो फीचर्स क्या है, वॉल का थिकनेस देखा जाए तो आर्टरी का थिकनेस थिक होता है, वेन्स का थिन होता है और कैपिलरीज का वेरी थिन होता है। इसी वजह से क्या होता है, आर्टरीज के अंदर प्रेशर हाई होता है और थिक होने की वजह से ये टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन वेन के अंदर ज्यादा प्रेशर नहीं होता है और ये थिन होते हैं। वॉल्व की बात करें तो आर्टरीज के अंदर वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है और वेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है और कैपिलरीज के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होता है। प्रेशर आर्टरी के अंदर प्रेशर हाई रहता है, यानी नॉर्मली प्रेशर की बात करें 120/80 mm ऑफ Hg, तो ये आपका हाई प्रेशर जो रहेगा आर्टरीज के अंदर रहेगा 120 एंड वेन्स के अंदर रहेगा 80। कैपिलरीज के अंदर वेरी लो होता है जहां पर आपका टिश्यू परफ्यूजन यानी टिश्यू के लिए ब्लड सप्लाई होता है।
डायरेक्शन, आर्टरीज के अंदर जो डायरेक्शन होता है ब्लड का फ्लो होता है फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी और टू द लंग्स होता है। वेन्स की बात करें टू द हार्ट, फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट और फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। कैपिलरीज के अंदर आर्टरीज का वेन्स का मिक्सिंग होता है। एंड लुमेन, आर्टरीज के अंदर नैरो लुमेन होता है, वेन्स के अंदर वाइड लुमेन होता है और कैपिलरीज के अंदर वेरी नैरो लुमेन होता है। तो ये आपका आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज का कंपैरिजन है। तो ये आज हमने डिस्कशन किया ब्लड का नॉर्मल कंपोजिशंस और डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे हेमेटोपोइसिस के बारे में। हेमेटोपोइसिस मींस ब्लड सेल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, कौन से प्लेसेस पे होता है, डिफरेंट टाइप की एज ग्रुप के अंदर किस तरीके से आपका ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होता है, ये हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।